देखिए आइडियल क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल है in which the position of constituent particles is fixed at their normal positions. आइडियल क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी नॉर्मल साइट्स पर नॉर्मल प्लेस पर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं आपको एक आइडियल क्रिस्टल बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इस क्रिस्टल के अंदर कैटायंस और एनायंस दोनों प्रेजेंट हैं। कैटायन, ये एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, ये सब एक ही साइज के हैं। साइज इनके बनने में थोड़ा चेंज हो सकता है, बट यू एज्यूम इट दीज साइजेस आर सेम, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, राइट। तो आप देख सकते हैं कैटायंस और एनायंस अपनी नॉर्मल लैटिस साइट्स पर, ये मैंने एक आयनिक क्रिस्टल लिया हुआ है, जो कैटायन की और एनायन की नॉर्मल साइट होनी चाहिए, नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए क्रिस्टल के अंदर, वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अपनी नॉर्मल लैटिस साइट्स पर प्रेजेंट। ये कैटायन एनायन जो अपनी इनकी नॉर्मल साइट्स है वहां पर प्रेजेंट है। तो इस तरह का क्रिस्टल जिसमें कैटायंस और एनायंस अपनी नॉर्मल साइट पर नॉर्मल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके आइडियल क्रिस्टल। अब जो डिफेक्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। एक जो डिफेक्ट है वो हो सकता है स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा जो डिफेक्ट है वो हो सकता है नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या फर्क है स्टैच्योमेट्रिक और नॉन स्टैच्योमेट्रिक में, वो समझ लेते हैं। देखिए स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो आयंस का रेशियो है वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आपको उनके केमिकल फार्मूले से दिख रहा हो। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में अगर आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का रेशियो पता करने की कोशिश करेंगे क्रिस्टल के अंदर, तो वो 1:1 ही होगा, जैसा कि आपको यहाँ इनके फार्मूले से लग रहा है। जैसे बेरियम क्लोराइड, इसमें अगर आप बेरियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस का रेशियो अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता करेंगे, तो वो 1:2 ही आएगा, जैसा कि इनके फार्मूले से देखने से लग रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ एटम्स, मैं इन आयंस को एटम्स बोल दे रहा हूं अभी के लिए, those compounds in which the ratio of atoms is similar as shown by their chemical formula are called stoichiometric compounds। और जो नॉन स्टैच्योमेट्रिक है उनमें क्या होगा, जैसे आप देखिए NiO, आपको देखने से लग रहा है कि Na और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशियो है वो 1:1 है, देखने से लग रहा है। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे क्रिस्टल के अंदर, इनका रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, पता करने की कोशिश करोगे, तो कुछ इस तरह से आएगा 0.98/1, यानी कि जैसा इनके फार्मूले से देख करके लग रहा है वैसा आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअल कंडीशन क्या रहेगी, इस तरह की। तो ऐसे कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ एटम्स of various elements is not exactly similar as shown by their chemical formulae are called non stoichiometric compound। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दूं,
यहाँ पर देखिए Cu2O में देखने से लग रहा है कि कॉपर का और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 2:1। दो कॉपर के हैं और एक ऑक्सीजन का है। जब नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 ही है यहाँ पर, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो ये रेशियो कुछ इस तरह से आएगा, 1.98/1, यानी कि जो 2:1 से उससे कुछ कम आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटम्स का रेशियो एज पर देयर केमिकल फॉर्मूले नहीं होता, वो कंपाउंड्स आपके कहलाएंगे नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स का रेशियो वैसा नहीं हो जैसा इनके केमिकल फॉर्मूले से देखने से लगता है, वो कहलाएंगे नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड। तो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट है वो हम 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला डिफेक्ट हम पढ़ेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल का मतलब है कैटायन, मेटल एक्सिस का मतलब कौन ज्यादा है, कैटायन ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज ज्यादा है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कैटायन ज्यादा और एनायंस कम, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का जब डिफेक्ट होगा तो कुछ एनायंस यहाँ पे पहले इस जगह पर ये पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी इस पर पहले जहां पर ये आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज एनायन प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था एनायन, ठीक है। लेकिन जब ये डिफेक्ट हुआ तो ये एनायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला गया। ये एनायन यहाँ पर जो था वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइट को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला गया। इसको हम बोलते हैं मिसप्लेसमेंट ऑफ एनायन। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कुछ एनायंस अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिसप्लेस हो जाएंगे, और जब वो मिसप्लेस हो गए, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले गए, तो यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और उस एनायनिक वैकेंसी को, उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इस एनायनिक वैकेंसी में एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप कर जाएगा। तो जो एनायन गया था बाहर जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ था, वो तो बैलेंस हो गया इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने से। लेकिन एक्चुअल में जो एनायंस का नंबर है वो तो कम हो गया ना। ये आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो छोटा सा कैटायन है ये Na पॉजिटिव है, और ये बड़ा जो एनायन है ये Cl नेगेटिव है, ऐसा आप मान लीजिए। ये आप इस समय NaCl का क्रिस्टल वॉच कर रहे हैं। तो जब आप इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कुछ एनायंस अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिसप्लेस कर गए, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन जितने एनायन गए हैं वो उस एनायनिक वैकेंसी की जगह आ जाएंगे, ट्रैप कर जाएंगे। और ऐसे सेंटर्स को हम बोलते हैं, ऐसी एनायनिक वैकेंसी जिनमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे सेंटर्स को हम बोलते हैं एफ सेंटर्स। एफ जो टर्म है वो स्टैंड करता है फैब्रिका के लिए, और फैब्रिका मतलब होता है कलर, या इसको फार्बिजेंटर भी बोलते हैं, फॉर कलर सेंटर। ऐसे सेंटर जिनकी वजह से क्रिस्टल के अंदर कलर आ जाता है उन्हें हम एफ सेंटर्स बोलते हैं, और ये जर्मन वर्ड है फार्बेंजेंटर, उससे ड्राइव किया गया है, और इसलिए शॉर्ट में इसको हमने एफ सेंटर्स बोल दिए। और आप देखेंगे जिन क्रिस्टल्स में इस तरह का डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, वो कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर LiCl के क्रिस्टल में मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा तो वो पिंक कलर शो करेगा। पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर होगा और उसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट है तो वो वायलेट कलर शो करेगा। इसी तरह से अगर NaCl का क्रिस्टल होगा और उसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट है तो वो येलो कलर शो करेगा।
किसकी वजह से? इन एफ सेंटर्स की वजह से, इन एफ सेंटर्स की वजह से। एफ सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एफ सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और जब वापस आएंगे तो एक पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ को एमिट करेंगे, वही कलर हमें दिखाई पड़ता है। आपने जो मेटल्स हैं उसमें जो शाइनिंग नेचर है वो क्यों है? क्योंकि जब लाइट उन पे फॉल करती है तो मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपनी एक्सिस पर रह करके टिल्ट करते हैं और उस लाइट को सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए मेटल जो है वो शाइनी नेचर का होता है। ऐसे ही यहाँ पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से जो एनाइंस अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से यहाँ मिसप्लेस हो गए हैं, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एनायनिक वैकेंसीज में ट्रैप पड़ जाते हैं। जहाँ से एनाइन हटा है वहां पे कौन आ गया? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया। इससे क्या हुआ? जो नेगेटिव चार्ज कम हुआ था क्रिस्टल के अंदर वो कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन एक्चुअल में तो एनायन तो बाहर चला गया ना, एनायन का नंबर क्या हो गया? कम हो गया। और इसीलिए इसे हमने मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोला, क्योंकि इस डिफेक्ट में जो कैटायंस है, जो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है, उनका नंबर बढ़ जाएगा देन द एनायंस। और ये एनायनिक वैकेंसीज को हम, जिनमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर गया है, उनको हम एफ सेंटर्स बोलते हैं। एफ स्टैंड्स करता है फैब्रिका, फैब्रिका मींस कलर, या इसको हम फार बेंजेंटर भी टर्म है उससे ड्राइव किया हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जिन क्रिस्टल्स में मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा वो कुछ हद तक सेमी कंडक्शन कर सकते हैं। जनरली जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर इंसुलेटर्स इन देयर सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, ये तो पता ही सबको आपको। लेकिन इन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से जो एनायनिक वैकेंसीज में आ गए, एफ सेंटर्स में आ गए, इस तरह के आयनिक क्रिस्टल कुछ हद तक सेमी कंडक्शन कर सकते हैं। और सेमी कंडक्शन करने की वजह से इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ऐसे क्रिस्टल जिसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है दे एक्ट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे एन जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से सेमीकंडक्शन हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से सेमीकंडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने इस तरह के क्रिस्टल को एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल है सेमी कंडक्शन के लिए। तो ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट वाले क्रिस्टल्स हैं दे एक्ट एज एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब बात ये आती है, इस तरह का जो डिफेक्ट है वो होता किस तरह से, कैसे अराइज होता है क्रिस्टल के अंदर? तो कैसे अराइज होगा? जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल आपके सामने, और आप इस क्रिस्टल को सोडियम मेटल की वेपर्स में ही हीट करिए। जब आप NaCl के क्रिस्टल को सोडियम मेटल की वेपर्स में हीट करेंगे तब NaCl में मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा। क्या होगा? देखिए, ये जो हाईली एक्साइटेड सोडियम एटम है जो कि वेपर फॉर्म में है वो इस क्रिस्टल से जाकर के चिपक जाएगा, और ये क्योंकि हाईली एक्साइटेड स्टेट में वेपोराइज फॉर्म में एनर्जी काफी ज्यादा है, तो ये Cl नेगेटिव जो यहाँ पर था उसको इनवाइट करेगा आओ बॉन्ड बनाए। लेकिन इस Cl नेगेटिव की मजबूरी ये है, उसने कहा कि मैं अगर इस क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर आया तो उनसे बॉन्ड बनाने के लिए तो सबको पता चल जाएगा कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ कम हो जाएगा। तो सोडियम ने कहा इसकी चिंता मत करो, वो मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे? बोले जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो मुझे भी तो एक्साइटेड स्टेट में आना होगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो सोडियम ने, जब सोडियम चेंज हो गया किसमें, Na पॉजिटिव कैटायन में, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी में ट्रैप कर गया और यहां से निकल के Cl नेगेटिव क्रिस्टल के बाहर आ गया और यहाँ पे NaCl बॉन्ड बन गया।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, तो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? दिस हैपेंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब होगा? when we heat when crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of crystal. The Cl negative ions diffuse to the surface of the crystal and combine with Na atoms to give NaCl. This happens by the loss of electron by sodium atoms to form Na positive ions. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस तरह का जो डिफेक्ट है वो कब होगा, तब होगा जब आप किसी आयनिक क्रिस्टल को उसी मेटल की वेपर्स में हीट करोगे, तब होगा ये डिफेक्ट। तो तीन बातें यहाँ पे याद रखनी है। पहली बात, metal axis defect is caused by the misplacement of anions क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाएं। दूसरी बात, negatively charged electrons are trapped in the anionic vacancies, and these anionic vacancies containing negatively charged electron are called F centers. Third, these type of crystals act as N-type semiconductor. Fourth, this type of defect arises when an ionic crystal is heated in the vapors of same metal. और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर याद रख लेंगे। LiCl अगर में मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा तो वो पिंक कलर शो करेगा। पोटेशियम क्लोराइड विल शो वायलेट और लिलिक, और जो सोडियम क्लोराइड है इट विल शो येलो कलर इफ इट हैज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये पैकिंग हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि सॉलिड फॉर्मेशन होते समय जो एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के अंदर, वो कितना ज्यादा क्लोजली सॉलिड फॉर्मेशन होते समय एक दूसरे के साथ पैक हो सकते हैं। तो पैकिंग पहले हम सीखेंगे वन डायमेंशन में। पैकिंग इन वन डायमेंशन में आप देखेंगे, ये फिगर आपके सामने है, इसमें एटम्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि हर एटम के कांटेक्ट में दो एटम्स आ जाएं। जैसे इसकी बात करें तो इसके कांटेक्ट में 1 और ये 2। इस एटम के बारे में बात करें, इससे कांटेक्ट में 1 और ये 2। ये लास्ट वाले एटम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी सॉलिड की हम बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो अगर एक आध एटम लास्ट का है भी तो वो भी कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। ये फिगर में हम आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। तो पैकिंग इन वन डायमेंशन में atoms are packed in such a way that the coordination number of each atom becomes 2। कोई भी एटम जितने दूसरे एटम्स को नंबर में टच करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे आप देखिए इसकी बात करें तो ये कितने एटम को टच कर रहा है, 1 और 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब इससे नहीं है। जैसे ये एटम है और इसके कांटेक्ट में 3 दूसरे एटम है, 1 2 और 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस एटम का, ग्रीन वाले का 3 हो गया। एक और आ जाए तो कितना हो गया, 4। एक और आ जाए तो कितना हो जाए, 5। तो फिलहाल पैकिंग इन वन डायमेंशन में हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर, एटम को हमने स्फेरिकल माना हुआ है, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर is in contact with 2 of its neighbors. The number of nearest neighbors of a particle is called its coordination number. Thus, in one dimensional closed packed arrangement, the coordination number is 2. अब हम दूसरी तरह का पैकिंग पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप का, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन दो तरीके से हो सकती है। पहली,
ये देखिए एक एटम है, इसके नीचे एग्जैक्टली एटम रखा, ये एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम, इस तरह से मैं आपको देखिए बना के दिखाता हूं। एटम के शेप पे ना जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा। ये स्फेरिकली है शेप में, एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम, ये देखिए एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम, एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम, ऐसे रखते चले जा रहे हैं। देखिए ये हम बात कर रहे हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये 2 तरीके से हो सकती है। पहली जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, इसमें एटम के नीचे एटम रख रहे हैं, फर्स्ट लेयर के एटम के नीचे सेकंड लेयर के एटम्स को रख रहे हैं, थर्ड लेयर के मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन अभी आगे आपको पता चलेगा ये पूरी एक ही लेयर है। ठीक है, तो आप देखिए एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स जब हम रखेंगे तो ऐसे में आप देखोगे, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को मैं देख लेता हूं, फिर बताता हूं। देखिए जैसे मैंने ये वाला एटम पकड़ लिया, देखिए इस एटम के बारे में अगर हम बात करें, ये एटम 1 2 3 और ये 4 डिफरेंट एटम्स को टच कर रहा है। If we arrange the atoms in such a way that the atoms of different layers are kept just above the another atom, तो उस केस में हमें इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे इस एटम की बात करें, अगर देखो 1 2 3 4, यहां भी इसका भी 4 एटम टच कर रहे हैं। और देखिए अगर आप इनके सेंटर्स मिला दो उन एटम्स के जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, इनके सेंटर्स को अगर आप मीट करा दो तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए इस तरह की जो पैकिंग है वो कहलाती है आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। 2 डायमेंशन में पैकिंग 2 तरह से हो सकती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो आपकी ये वाली फिगर है ए वाला, और दूसरी हो सकती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये मैंने आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बताया, जिसमें देखिए एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम रख रहे हैं हमने, और हर एटम, जैसे इस एटम की हम बात करें तो इस एटम के कांटेक्ट में 4 डिफरेंट एटम आ रहे हैं, और इसीलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही इसकी अगर हम बात करें तो इससे 1 2 3 4, हर एटम के कांटेक्ट में दूसरे 4 एटम्स आ रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया है, 4 हो गया है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो दूसरा तरीका क्या है मैं आपको देखिए बना के दिखाता हूँ। atoms are assumed to be spherical in shape. Maybe I am not making perfect spherical spheres. अब देखिए क्या होगा, इस बार एटम के नीचे एग्जैक्टली एटम ना रख के ये फर्स्ट लेयर के जो एटम्स है, लेट से फर्स्ट लेयर, उनके बीच में जो खाली स्पेस है देखिए ये, इसमें एटम को फिट करते हुए रखा। ये एटम के नीचे एटम ना रख के जो फर्स्ट लेयर में एटम्स लगाए हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस है उनमें एटम्स को फिक्स करते हुए रखा, इस तरह से। ये इसके बाद वाली लेयर में भी ऐसे क्या, इन दो एटम्स के बीच में जो गैप है यहां पर, ये इसमें फिट करते हुए रखा हमने। देखिए जो डिप्रेशन है, जो स्पेस है, उसमें एटम्स को हमने फिट करते हुए रखा। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि हर एटम, जैसे इस एटम की हम बात करें, देखो एक एटम ये टच कर रहा है, दूसरा ये रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऐसा करते पे हर एटम के कांटेक्ट में दूसरे 6 एटम्स आ जाते हैं, और अगर आप इनके सेंटर्स मीट करा दोगे, ये जो टच कर रहे हैं एटम, तो आपको हेक्सागन मिलेगा, जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा है। इसकी अगर हम बात करें
इस एटम के कांटेक्ट में दूसरे 6 एटम्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल इन क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ये कहलाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था हर एटम का 4, और इसमें कितना था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में 6 था। तो तीन बातें सीखी आपने। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। पैकिंग इन 2 डायमेंशन में दो तरीके हो सकते हैं। पहला, एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स रखते जाओ, ऐसा करने पर हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4 आएगा, और इसीलिए इनके सेंटर जो कोऑर्डिनेटेड एटम्स है उनके सेंटर्स को अगर हम मीट कराएंगे विल गेट ए स्क्वायर। तो इसलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D बोलेंगे, राइट। और एक तरीका ये हो सकता है कि एटम के एग्जैक्टली एटम ना नीचे ना रख के जो फर्स्ट लेयर के एटम के बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, इसमें एटम को फिट करते हुए रखा है हमने। ये जो खाली स्पेस इन दो एटम्स के बीच में है, इसमें हमने एटम्स को फिट करते हुए रखा है, इस खाली स्पेस के नीचे, इस खाली स्पेस के नीचे। और जब हम नेक्स्ट लेयर में भी ऐसे करने वाले, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हर एटम दूसरे 6 एटम्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा 6 आएगा। नाउ वी मूव टू द 3 डायमेंशन। ये हमने 2D की बात की, 1D की बात की, नाउ वी मूव फॉर द 3 डायमेंशन। देखिए 3 डायमेंशन में दो तरीके हो सकते हैं सर। एक तो आप इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आगे बढ़े, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आगे बढ़े। कैसे बढ़ेंगे? एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम रखने वाले हैं आप, ऐसे ये एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम, बिल्कुल जैसा ये दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल वैसे ही। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एटम्स की केवल एक ही लेयर दिखाई पड़ेगी, और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप स्क्वायर क्लोज पैक जैसा आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं। 8 एटम्स आपको सिर्फ कॉर्नर पे दिखाई पड़ेंगे, और वो सारे के सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। और सर ऊपर से, हाँ बोलो। यदि ऊपर से देख रहे हैं या साइड से? जहां से आपका मन चाहे, जिधर से आप देखोगे आपको एक ही लेयर दिखाई पड़ेगी, सेकंड लेयर दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहां से देख रहे हो, यहां से अगर देख रहे हो आप, तो आपको ये लेयर दिखाई पड़ेगी, बीच में एटम, फिर ये एटम। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर के एटम्स आपको दिखाई पड़े, चाहे आप ऐसे देख लो चाहे आप ऐसे देख लो। जिस तरह से आप स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं, आप सबसे पीछे खड़े हो जाइए अपनी रो के, और सबसे आगे बिल्कुल स्ट्रेट, जब आपकी लाइन स्ट्रेट है तो आपको कोई बच्चा बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, एक सी रो दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही आपके लेफ्ट साइड पे जो रो हो, जो भी रो है, उसमें भी बिल्कुल उसी अरेंजमेंट में बच्चे खड़े जैसे आपके में खड़े। तो भी आपको जो आपकी लेफ्ट वाली रो, उसमें एक ही तो बच्चे एटम, एक ही बच्चे दिखाएगा पड़ेगा फर्स्ट वाला, बाद वाले दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसी राइट में, और ऐसी आप टर्न अराउंड हो जाओगे तब भी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, अगर आप बीच में लगे हो लाइन के, तो आपको एक ही लेयर एटम्स की दिखाई पड़ेगी। अब जब आप मूव करेंगे 3D में तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आगे बढ़ो, अब एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर जब एटम रखोगे तो बिल्कुल आपको एक ही लेयर एटम्स की दिखाई पड़ेगी, और वो कहलाएगा आपको ए टाइप अरेंजमेंट। और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं, जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द 8 कॉर्नर। देखिए ये आ गया, आप देखिए स्क्रीन पर बना के भी दिखाया इन्होंने, एनसीईआरटी में दिख रहा बेटा ये देखिए, ये एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये 8, ये आ गया। हर कॉर्नर पर एटम है, 8 पर ये रहा, 5 पर ये रहा, 6 पर ये रहा, 1 पे ये रहा, 2 पर ये, 7 में बैक साइड में, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल आपको सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ता है। अब दूसरा तरीका क्या है?
आप अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे बढ़े। ये तो आप बढ़े थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, और जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे बढ़ेंगे तो इस फिगर में जरा ध्यान से देखिए, आपको दो तरह के रिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आपको दो तरह के रिंग दिखाई पड़ रहे हैं, एक आपको दिखाई पड़ रहा है डार्क रेड और एक पिंक। तो आप जरा इस डार्क रेड वाले एटम को देखो, इस वाले को, इसकी बात कर रहे हैं हम। जरा इस एटम को देखो, आप इस डार्क रेड वाले एटम को देखो, इसके कांटेक्ट में कितने एटम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है इस समय। अब आपने क्या किया, जब ये वही चीज आ गई जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में आप चल रहे थे। अब आपने क्या किया, सेकेंड लेयर के एटम्स को, जो फर्स्ट लेयर में डिप्रेशंस बन रहे हैं, आप देखो ये जो डार्क रेड कलर के एटम्स हैं उनके बीच में यहां पर ये स्पेस आ रहा है, देखो ये, इन्हें हम बोलते हैं डिप्रेशंस। और हमने क्या किया, सेकेंड लेयर के एटम जो कि उन्होंने लाइट पिंक कलर से दिखाए, इन डिप्रेशंस को ढकते हुए रखा, इन डिप्रेशंस को कवर करते हुए रखा। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको दो तरह के वाइड्स मिलेंगे। एक तो देखिए वाइड ये मिल रहा है, ये, इस वाइड को अगर आप देखोगे तो ये 6 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा। देखो इस वाइड को एक तो टच कर रहा है ये डार्क रेड या वाला, दूसरा ये डार्क रेड, और तीसरा ये कर नहीं रहा है लेकिन ये एक्चुअली कर रहा है इसको इस तरह से। और 3 है यहाँ पे पिंक वाले, एक ये पिंक 4, एक ये पिंक 5 और एक ये पिंक 6। तो कुल मिलाकर के ये जो वाइट बन रहा है ये 6 एटम से कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, और इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ एक दूसरी तरह का वाइड भी बनेगा जिसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। ये बन रहा है, देखिए ये टेट्राहेड्रल वाइड में आप देखो, एक ये डार्क कलर का रेड, दो डार्क कलर का रेड, तीसरा डार्क कलर का रेड, और फोर्थ ये पिंक कलर वाला रहा, इसको ढक रहा है ना। तो ये जो वाइड है कितने एटम में कंट्रीब्यूशन से बना? 4 एटम के कंट्रीब्यूशन से बना, और ये कहलाएगा आपका टेट्राहेड्रल वाइड। यानी कि जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे चलोगे तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लेयर में डिप्रेशन आ रहे थे, खाली स्पेस बन रहे थे, जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, उनको ढकते हुए एटम्स को रखना है आपको। मैं आपको देखिए थोड़ा सा एक बार वहीं लिए चलता हूं फिर से। देखिए इसमें, सर हाँ हाँ, अभी आप बताइएगा, जो भी डाउट हो पूछिएगा आपने। ये देखिए इस वाली फिगर में आ गए, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में था वही हम आ गए। देखिए ये देखिए यहाँ जो फर्स्ट लेयर में डिप्रेशंस बन रहे हैं ना, ये वाले बेटे, ये इसको ढकते हुए हमने रखा है, इसको कवर करते हुए एटम को रखा हमने, ये इस तरह से इसको कवर करते हुए हमने रखा, इसको कवर करते हुए हमने रखा, इसको कवर करते हुए रखा। तो जब हम कवर करेंगे इन खाली स्पेसिस को, देखो एक तो वाइड ये बन गया, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वाइड, ये 4 एटम में कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, सॉरी ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये 6 एटम से कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, 3 डार्क ब्लैक वाले और 3 ग्रीन वाले, और एक वाइड ये बन रहा है, देखिए ये 3 एटम ग्रीन वाले और एक ब्लैक वाला, तो टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, और ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड। यानी कि जब आप स्क्वायर सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट लेयर के एटम्स हैं उनको फर्स्ट लेयर में जो खाली स्पेस है ये वाला, इनको आपने कवर करते हुए रखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दो तरह के वाइड्स मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्रा